फिर एग्जाम टाइम पे जब मार्क्स नहीं आ रहे थे तो लग रहा था कि अगर इस बार नहीं हुआ तो आगे मेरा क्या होगा। अगर नहीं होगा तो और अच्छा। मतलब अगर बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन को बेसिक्स में तोड़ देते। तो वो आंधी आ गई इस टाइम पे, सारा हाँ। ऐसा लगता है हमारे लिए हो रहा है सारा। हाँ, लाइट चली गई थी कुछ लाइट स्कूल चली में। गई। हाँ, वहाँ जाके फिर जाता है कि नहीं ये तो कॉन्सेप्ट मेरा बहुत अच्छा था, इसका सवाल तो होना चाहिए। हम प्रेशर वहाँ पे हमें आता है कैसे हैंडल करें हम। हाँ, ऑफलाइन टेस्ट देना चाहिए। ऐसे फॉरन मत देखो कि बस इसमें क्या कॉन्सेप्ट था, रिकॉल करो क्या था, उसके बाद फिर थोड़ा सा एक आइडिया, अच्छा ये ऐसे था। मैं जब उसको क्वेश्चन पढ़े आगे जाके फिर मुझे लगा ये क्या पेपर आ गया भाई, ये कैसे होगा। मैं टाइम देखूँ, बताइए तो नहीं हो पा रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है। मॉक में कभी ऐसा होता नहीं था, भरोसा किया क्योंकि उस टाइम बहुत सारी मार्केटिंग ऐसे भी चल रही थी कि भाई फॉर्मूला बेस्ड आता है नीट का, तो बच्चे उस टाइम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे और बहुत सिंसियर स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे उस टाइम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई एम नितिन पचौरी, योर फिजिक्स टीचर। और स्टूडेंट्स, अभी तक आप जैसा जानते हो आप लोग मुझे ऑफलाइन ही देख पाए हो, ऑफलाइन मैंने टीचिंग की है और अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपना ऑनलाइन भी शुरू करूं, यूट्यूब पर अपने लेक्चर डालूं। और टीम नितिन सर करके एक मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं अपने लेक्चर आपको दे पाऊंगा। मैंने अपने टीचिंग कैरियर में जगह जगह पर पढ़ाया है, नोएडा में, बरेली में, साउथ में मैंने बेंगलोर में, हावेरी, हुबली, है ना, तो ये सब जगह मैंने साउथ में भी पढ़ाया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट्स से मैं हमेशा के लिए कनेक्टेड रहूँ, तो मेरे लेक्चर्स ऑनलाइन आए ताकि जहाँ जहाँ मैं गया हूँ या जहाँ मैं नहीं भी जा पाया हूँ वहाँ मैं अपने बच्चों को अपने तरीके से पढ़ा पाऊँ। तो स्टूडेंट्स चलो, अब 1.5 महीने रह गया है आपका एग्ज़ाम, 2026 का नीट आने वाला है। तो नीट के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टिप्स और अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए भी मैं अपने पुराने स्टूडेंट्स को लेकर आया हूँ जिनके साथ मैं बात करूँगा। यहाँ मेरे लेफ़्ट में पहले महवेश, जिनको सैफई का उत्तर प्रदेश वाला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है 2025 में, और उसकी फुल फॉर्म मुझे थोड़ा देर में याद होती है, मुझे बस इतना ही पता है सैफई वाला मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो महवेश बताओ क्या नाम है उसका कॉलेज का? Hello everyone, myself Mehwish Khan. I am the first year MBBS student and I am from the College of Uttar Pradesh University of Medical Sciences, SFI. ओके, उत्तर प्रदेश मेडिकल साइंस कॉलेज है, MBBS वहाँ से कर रही है महवेश। और इधर लेफ्ट में ही दूसरी तरफ तनिषा। और तनिषा आपका SN मेडिकल कॉलेज, वो मुझे याद है क्योंकि मेरे होम टाउन अलीगढ़ के पास में है, तो वहाँ लोग भर्ती होते रहते हैं, तो वो नाम मुझे याद है, SN मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो उसमें SN मेडिकल कॉलेज में तनिषा का भी फर्स्ट ईयर है, MBBS ये वहाँ से कर रही हैं। और तो थोड़ी सी ऑब्वियसली देखो, हम कुछ चीज़ें मैंने अपने टीचर्स से सीखी हैं, कुछ चीज़ें मैंने किताबों से सीखी हैं, कुछ अपने दिमाग लगा के सीखी हैं, और तीनों चीज़ों से मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि भाई ऑनलाइन आ रहे हो तो थोड़ा सा तुम्हें क्रेडिबिलिटी के लिए लोग लाने पड़ेंगे। तो ये लोग मैंने अपनी तारीफ़ के लिए बुलाए हैं, ठीक है। तो लेट अस बी ऑनेस्ट, है ना, तो ये कमेंट में तुम लिखो, इससे अच्छा मैं ही पहले बोल देता हूँ, ठीक है, कि ये ऐसा ही चलेगा। लेकिन फिर भी बाकी तो आप मेरे लेक्चर्स देख के मुझे जज करोगे, लेकिन फिर भी मैं खुद ही पूछ लेता हूँ कि महवेश को, तनिषा को मेरा पढ़ाना कैसा लगा और क्या इनको सपोर्ट थी जो मेरे अंदर इनको सही लगी, उसको मैं कंटिन्यू रखूँगा और बच्चों के लिए भी, और आगे क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं ये भी मुझे स्टूडेंट के फीडबैक से ही पता लगेगा। तो सबसे पहले महवेश, तो आप बताओ मुझे कि आपकी जर्नी में मैंने आपको फ़िज़िक्स पढ़ाई और किस तरह से आपकी हेल्प की मैंने। तो सर स्टार्टिंग से बताऊं तो फिज़िक्स मेरे लिए बहुत ही टफ सब्जेक्ट था, मैं कोप नहीं कर पाती थी उसके साथ। फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने जो दिया था तो मेरा फिज़िक्स की वजह से ही मेरा रह जा रहा था हर बार। मेरा बायो ठीक था, केमिस्ट्री ठीक था, फिज़िक्स मुझे हो नहीं पाता था। मेरा ये लगता था बेसिक्स मेरे क्लियर नहीं थे, जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन करती थी, अटक जाती थी। जब मैं पढ़ती थी तो मुझे लगता था हाँ क्वेश्चन हो जाएगा, सब पढ़ लिया। जैसे क्वेश्चन करने बैठती थी तो बस क्वेश्चन नहीं हो पाते थे, तभी मुझे ये लग रहा था कि हाँ बेसिक्स में प्रॉब्लम है। फिर जब आपसे मैंने फिजिक्स पढ़ी तो आपका ये था कि आपने कहा कि बेसिक्स इज द की, बेसिक्स पे ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, तो क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे तुम्हें। पहले तुम मतलब स्मॉल स्टेप स्टार्ट करो, टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना इज प्राइमरी स्टेप फिजिक्स में। इसने बहुत हेल्प किया। और आप मतलब जब आपने मैकेनिक्स पढ़ाया तो आपने वो क्लास में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते थे, जो वो लिफ्ट वाले क्वेश्चन थे कि स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगी, कब लगेगी, नहीं लगेगी। जब आपने वो पढ़ाया एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इनर्शियल में अलग दिखाया, में फ्रेम आपने वो दिखाया ना कैमरे का रेफरेंस लेके क्लासरूम में, उसने बहुत हेल्प किया हम सबका। बिल्कुल, तो यही है स्टूडेंट्स। एक्चुअली शायद मुझे थोड़ा बच्चों के बीच जो विश्वास मिला ऑफलाइन में वो इसलिए भी था क्योंकि 2024 तक नीट मैं फिज़िक्स
का पेपर भी फॉर्मूला बेस्ड होता था। और जब 720 में से 720 बच्चों के आए तो मैंने इतना, ये हम टीचर्स अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, इसीलिए टीचर्स का ऑफलाइन जुड़ना भी ज़रूरी होता है कि उस टाइम मैंने अपने इन बच्चों को बोलना शुरू कर दिया था कि 720 अगर लेके आ गया है तो इसका मतलब अब उसको टफ़ बनाना ही पड़ेगा एनटीए को। और टफ़ बनाने के लिए बायो की कुछ लिमिटेशंस हैं, केमिस्ट्री की भी लिमिटेशंस हैं, लेकिन फिज़िक्स में लिमिटेशंस बहुत कम हैं। तो वो फिज़िक्स को ही टफ़ बनाएगा और बच्चों अब आप इसको बिल्कुल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की तरह पढ़ो। तो मैंने इनको फॉर्मूले रटाने बिल्कुल बंद कर दिए और उसके बाद फिर मैंने इन लोगों को हर चीज़ जो ये सोचते थे वो मैं बोर्ड पे ले आता था। इनर्शियल फ्रेम में वही कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व होगा, लिफ्ट का क्वेश्चन इनर्शियल फ्रेम में कैसे सॉल्व होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में कैसे सॉल्व होगा। तो जिन बच्चों ने उस टाइम भरोसा किया, क्योंकि उस टाइम बहुत सारी मार्केटिंग ऐसे भी चल रही थी कि भाई फॉर्मूला बेस्ड आता है नीट का, तो बच्चे उस टाइम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड थे और बहुत सिंसियर स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे उस टाइम। तो वो फॉर्मूला और ट्रिक्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। तो बच्चों आने वाला पेपर जो है अब वो भी फॉर्मूला बेस्ड नहीं होगा। आप जानते हो 20-25 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और उसमें आपको एनालिटिकल सोच के जाना ही पड़ेगा, आप लोगों को नहीं होने वाला अगर आप रट के पढ़ेंगे तो, ठीक है। ऑलराइट, तो महविश वाज गुड और जैसा महविश ने बताया कि वो उसको एनालिटिकल मोड में जैसे ही लेके आई तो उसका परसेंटाइल अच्छा हो गया फिजिक्स का भी। अच्छा महविश, तो और आपको जो लास्ट मोमेंट पे जैसे 1.5 महीना रह गया है तब आप क्या करते थे? सर लास्ट मोमेंट पे पीवाईक्यू सॉल्व करना है सबसे बेस्ट। अगर आपने जेई का भी कर रहे जेई हैं, के क्वेश्चन भी पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट लगाने हैं। ठीक है। जैसे कि आपने बताया था जो भी हम टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट की मिस्टेक कॉपी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने बहुत हेल्प करी, मतलब वो गेम चेंजर था एकदम। जितने भी हम टेस्ट देकर आ रहे हैं उसमें जो भी मिस्टेक है उसको तुम दोबारा वो नहीं करना चाहिए तुम्हें। जो एक बार कर रहे हो वो दोबारा नहीं होना चाहिए। हो जाए मिस्टेक, आपने बोला था पहली बार हो जाए, कितनी हो जाए, नीट में नहीं होनी चाहिए और दोबारा एक मिस्टेक रिपीट नहीं होना चाहिए। मिस्टेक की एक अलग से नोटबुक बनानी है। उसको मैंने वो करा। फॉर्मूला पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, जैसे आपने बताया था। एनालिटिकल चलना है हम लेके, बिल्कुल। और बेसिक्स से करना है। मतलब अगर बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन को बेसिक्स में तोड़ देंगे और उसके हिसाब से हम उसको फिर सॉल्व करेंगे। एग्जैक्टली। और पीवाईक्यू ये नहीं है कि क्वेश्चन रटना है। पीवाईक्यू में जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस पे ध्यान देना है, वही रिपीट होता है ज्यादातर कॉन्सेप्ट। ये नहीं कि क्वेश्चन हमने मगअप कर लिए, वो कर लिए। और जेईई मेंस का भी यही है, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो लेट मी समराइज स्टूडेंट्स, बिल्कुल लास्ट टाइम पे जितनी भी आपके अपने मॉक टेस्ट आप दे रहे हो उसमें जो गलतियां आपसे हो रही हैं इट्स ओके, होने दो, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर वही गलती अगर आपने लिस्ट नहीं करी, आपको अपनी गलतियां जो हुई हैं उनको लिखना है कि मैंने यहाँ गलतियां की हैं, उसकी कॉपी अलग बनानी है, एरर बुक है ना। और वो जब आप उसको देखते जाएंगे ना स्टूडेंट्स, देखिए ज़्यादा नहीं है, हर सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 100 तरह की गलतियां होंगी बस। और 100 गलतियां लिखना ना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो आप उन 100 गलतियों को बस लिख के चले जाओगे तो वो 100 गलतियां उनमें से जो भी वो घुमाएगा वो आप नहीं करोगे वहाँ पर, ठीक है, गलती। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी एरर बुक बना लो लास्ट मोमेंट पे, अपना शॉर्ट नोट्स भी बना लो, ठीक है। और कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना। जो भी आपका क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चंस में आप लोग पढ़ते हो जब, तो उसमें अंडरलाइन करते जाओ, अच्छा ये वर्ड बोल दिया इसने, ये वर्ड बोल दिया, तो वहाँ से वो बेसिक कनेक्ट करो कि ये पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट में आप आंसर को कर दोगे, इतना लेंथी नहीं है जितना आप कन्वेंशनल तरीके से पढ़ के आए हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लास्ट मोमेंट पे, अननेसेसरी सेकंड थॉट आने लगते हैं कि इस बार क्या होगा, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो मैंने इतना सारा कर लिया है, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेगा, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको मैं तनिषा से पूछूंगा, ठीक है। हमारे कुछ और स्टूडेंट्स होते हैं जो लास्ट मोमेंट पे उनको बैलेंस करना होता है। तो तनिषा आप बताओ कि लास्ट मोमेंट पे माइंड मेकअप कैसा रखना चाहिए, है ना, और आपने क्या सोचा था लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। सर जब लास्ट मोमेंट था, 1-1.5 महीना रह गया था, तो टेस्ट में मार्क्स मेरे रिड्यूस हो गए थे। तो उससे मुझे बहुत डिमोटिवेशन मिल गया था कि मेरा आगे क्या होगा। अगर जैसा मेरे साथ टेस्ट में हो रहा है वैसे अगर एग्ज़ाम टाइम पे मेरे मार्क्स कम रह गए तो बहुत थॉट्स आते कि फैमिली ने स्टार्टिंग में इतना सपोर्ट किया, उन्होंने मम्मी पापा ने इतना साथ दिया कि तुम एक और ड्रॉप लो और तैयारी करो। फिर एग्ज़ाम टाइम पे जब मार्क्स नहीं आ रहे थे तो लग रहा था कि अगर इस बार नहीं हुआ तो आगे मेरा क्या होगा। और बहुत कुछ होता है सर, रिलेटिव्स हो गया, हमारा पीयर प्रेशर भी है कि दोस्तों के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, हमारे नहीं आ रहे हैं, हम कहाँ लैक कर रहे हैं या क्या गलती कर रहे हैं। तो बहुत थॉट्स होते हैं सर। तो सर ऐसे टाइम पे एक्चुअली सही गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है।
जो हमें एक अच्छे टीचर से ही मिल सकती है सर। तो सर वो रोल आपका था मेरी लाइफ में, आपने काफ़ी मोटिवेट किया था मुझे लास्ट टाइम पे। आपने मुझे मेरी गलतियों के बारे में बताया कि ये चीज़ें रिपीट नहीं करनी है और पेपर से पहले तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं है, रिलैक्स माइंड से जाना है और हमें बिल्कुल शांत रहना है। सबसे बड़ी बात यही थी कि हमें अपना दिमाग शांत रखना है। हमने साल भर बहुत मेहनत करी है, तो एग्ज़ाम टाइम पे हमें हमारा मेहनत का फल तो मिलेगा। एग्जैक्टली। स्टूडेंट्स देखो, ये भी बहुत कॉमन, अभी जो बच्चे देख रहे होंगे उनको भी ये आने लगा होगा दिमाग में। कई बार एक क्वेश्चन तुमने कई बार लगाया और तुम उसको पढ़ रहे हो तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये तो मैंने कभी किया ही नहीं है, जबकि तुम उसे कर चुके हो। फिर तुम्हें लगेगा एक टफ क्वेश्चन आते ही कि ये तो मुझसे हो नहीं रहा है, 2-3 क्वेश्चन टफ आ जाएंगे, तुम्हें लगेगा कि इस बार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। या फिर 5-6 क्वेश्चन इजी जल्दी जल्दी लग गए तो तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, जैसे बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है, कि अरे इस बार तो टॉप ही करूंगा मैं, एम्स के सपने देख। और फिर ख्याली पुलाव में कुछ बच्चे बाहर निकल जाते हैं सोचते सोचते कि फिर मैं ऐसा करूंगा, फिर उस वाले को, रिश्तेदार को ये बदला दूंगा, ठीक है। तो ये जो आपके थॉट्स हैं ना, इनको विचारों पे कंट्रोल करो। उसका तरीका बहुत वो है कि 40 मिनट आप पढ़ो, 10 मिनट उसका रिवीजन करो, 10 मिनट फिर थोड़ा वॉक करो आप लोग, ठीक है। और हो सके तो हल्की एक्सरसाइजेस भी ज़रूर रखो। खाना खाने के बाद वॉक करो। चलने फिरने से भी डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन निकलते हैं बच्चों। तो आप लोग फिजिकल एक्टिविटी भी लास्ट टाइम पे करते रहो। फालतू ज़्यादा सोचो मत। बिलीव ऑन गॉड, बिलीव ऑन योरसेल्फ, ठीक है। ऊपर वाला देखो, तुम्हारी मर्जी का होगा तो अच्छा, तुम्हारी मर्जी का नहीं होगा तो और अच्छा, क्योंकि जब तुम्हारी मर्जी का नहीं होता तो वो ऊपर वाले की मर्जी का होता है, और ऊपर वाला किसी का बुरा नहीं चाहता, ठीक है बच्चों। तो बहुत लोगों की लगी रहती हैं सिफारिशें, जब तुम्हारा नंबर आएगा तुम्हारा भी सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आप लोगों को पैनिक नहीं होना है लास्ट मोमेंट पे। आपके अगर ख़राब मार्क्स आ रहे हैं, देखो औरों के कितने मार्क्स आए हैं, क्या आपसे ज़्यादा ख़राब हैं उनके, ठीक है। तो कंपटीशन इज़ ऑल अबाउट रिलेटिव परफॉर्मेंस, ठीक है। कई बार वो 720 पे टॉप होता है तो कई बार वो 686 पे टॉप होता है, राइट। और कई बार आप लोगों को 650 पे कुछ नहीं मिला तो कई बार आपको 530 पे मिल गया, राइट। तो वो इट्स ऑल अबाउट द रिलेटिव परफॉर्मेंस। तो अगर मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो उसमें आप ये देखो कि क्वेश्चन लेवल टफ तो नहीं है, राइट। और फालतू सोचने से ध्यान रखना, 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। आप बीमार, और हाँ लास्ट मोमेंट पे अपना खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने कुछ भी उल्टा सीधा खाया और आपकी तबीयत खराब हुई और आपकी 2 दिन की स्टडी गई लास्ट टाइम पे, तो ध्यान रखना उसका 1 नंबर भी फालतू नहीं मिलने वाला। हम तुम्हें सिंपैथी दे देंगे, तुम्हारे माँ बाप तुमको सिंपैथी दे देंगे, और तुम्हें 1 नंबर भी एनटीए से फालतू नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए यू आर responsible for your emotional health, you are responsible for your physical health, you are responsible for your mental health, ठीक है। तो वो पैम्परिंग वाले मोड से बाहर आ जाओ और हर चीज़ की क्रेडिबिलिटी खुद लो, ऑलराइट। स्टूडेंट्स, एक चीज़ और है कि 2024 तक कुछ और पैटर्न आ रहा था, राइट। ठीक है, हम लोगों ने बोला, इंटरप्रेटेट कर दिया कि भाई टफ आ सकता है बच्चों इस बार फिजिक्स, लेकिन सबकॉन्शियसली फिर भी बच्चों को लग रहा था कि इतना टफ नहीं आएगा। तो क्या अगर इस बार भी तुम्हारी सोच से आगे हो गया तो अब यहाँ पर ड्रॉपर जो होंगे पिछले साल जिन्होंने दिया है 12th में होंगे लास्ट टाइम, तो वो सोच रहे होंगे सर इससे टफ तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन चलो फिर भी इस बार अगर कुछ केमिस्ट्री टफ कर दी या बायो कुछ और तरीके से टफ कर दी, तो अगर सडन शॉक मिला तो उसे कैसे आप हैंडल करोगे एग्जाम टाइम पे, ड्यूरिंग द एग्जाम। हालांकि वो स्ट्रेटेजी भी मैंने इन लोगों को बताई थी, पर पहले इनको सुनते हैं फिर मैं अपनी बात करूंगा। तो बेटा आप बताओ, 2024 से 2025 एकदम डिफरेंट था। कहाँ वो 720 पे टॉप हो रहा है और 650 पे कुछ नहीं मिल रहा, यहाँ 530 पे मिल रहा था। इतना डिफरेंस आया है, 100-125 नंबर का डिफरेंस है। जो कॉलेजेस आपको 650 पे नहीं मिल रहे थे वो आपको 530-535 पे मिलने लगे। तो इतना टफ एग्जाम, एकदम से शॉक, इतने तगड़े मॉक भी नहीं आ रहे थे किसी भी कोचिंग के हों। तो कैसे अपने आपको संभाला, शुरुआत में क्या हुआ? सर स्टार्टिंग जब पेपर मिला हमें तो मेरा ये था कि मैं फिजिक्स पहले देखती नहीं थी। मैं पहले बायो से स्टार्ट करती थी, पीछे बायो फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स। तो मैंने बायो लगाया, बायो जब लगा रही थी ठीक है, मतलब थोड़ा लगा रहा था कि हाँ अच्छा पेपर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि आउट ऑफ द बॉक्स चले गए। हो रहे थे क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व हो रहे थे, जो नहीं हो रहे थे उसको टिक करके छोड़ दिया। केमिस्ट्री लगाया, वो भी ठीक था। अब जब टाइम हुआ फिजिक्स का, मतलब 1.5 घंटा तो चाहिए ना फिजिक्स के लिए, फिर मैं आई फिजिक्स में। आपने 1.5 घंटा निकाल लिया था? हाँ सर निकाल लिया था। पहले मैंने सोचा कि फिजिक्स को इतना देंगे, इतना देंगे, अगर बचेगा फिर देखते हैं, ठीक है। फिर मैं फिजिक्स पे आई। हाँ। मैंने, मेरा पहला क्वेश्चन था वो इतना टफ नहीं था मेरे सेट में, ठीक है। पहला क्वेश्चन लगा, दूसरा लगा, उसके बाद तीसरा आया वो नहीं हो पा रहा था, मैंने वो भी छोड़ दिया। उसके बाद चौथा आया वो भी छोड़ दिया, अब 5वां आया वो भी नहीं हो पा रहा। जब वो छूटा तो लगा कि 3 क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, अब तो कुछ गड़बड़ हो रही है। फिर मैंने क्वेश्चन पढ़ी, मैंने कहा एक बार पढ़ती हूँ क्या है। फिर मैंने
मैंने जब उसको क्वेश्चन पढ़े आगे जाके, फिर मुझे लगा ये क्या पेपर आ गया भाई, ये कैसे होगा। मैं टाइम देखूं, मैं कहा ये तो नहीं हो पा रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है। मॉक में कभी ऐसा होता नहीं था कभी नहीं होता था कि 3 क्वेश्चन लगातार नहीं हो रहे, क्योंकि इनके मॉक में 700 प्लस हो जाते थे, तो 720 में से 700 प्लस इनके हो जाते थे। इसका मतलब ये है कि मॉक में इनके ऐसा कभी हो ही नहीं रहा था कि 3 क्वेश्चन लगातार नहीं हो रहे। और उसके बाद फिर इन्होंने आगे का पढ़ा तो वो भी इनको समझ नहीं आया कि ये तो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स ही रहा है। तो एग्जाम में स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखना, जो तुमसे नहीं हो रहा है ना वो किसी से नहीं हो रहा है, वो टफ। उस टाइम ध्यान रखना रियल टाइम में कि जो 25 लाख लोग बैठे हुए हैं सभी मेरी तरह ही होंगे। यहाँ मैंने अगर अपने मेंटल बैलेंस को कंट्रोल कर लिया तो वहाँ वो हो जाएगा। तो आपने फिर कैसे उसको फिर फिजिक्स, और उससे पहले जब मैं फिजिक्स सॉल्व कर रही थी तो मेरा बायो का OMR भरना रह गया था। अच्छा। वो बहुत ही प्लस चीज़ किया। मैंने कहा ये, मैं पैनिक कर गई बिल्कुल फिजिक्स का पेपर देख के। मैंने कहा अब तो नहीं होगा, क्वेश्चन जब छूट रहे हैं तो सारे, क्योंकि हमें ये था कि 24 को देख के क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, उससे जो होगा वो होगा, लेकिन छोड़ना नहीं है। हाँ। अब मैं उसी में लग गई। मैंने कहा कैसे करूँ, ये टाइम भी नहीं है। तो मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, मैंने बहुत काम किया। मैंने कहा चलो जो किया है वो तो फिल करते हैं। मेरे हाथ भी कांपने लगे थे। मैंने कहा कैसे भरूँ मैं। 25 लाख बच्चों के कांप रहे थे बच्चे उस दिन। मुझे लग रहा था कि मुझसे ही नहीं हो रहा है। मुझे लगता है मैंने ऐसे क्या कमी कर दी। मतलब 700 प्लस जा रहे थे और क्वेश्चन भी हो पा रहे थे। कितने टाइम बाद फिर आपने अपने आप को रिटेन कर पाए? 5 मिनट लगे मुझे सर। एक तो वो आंधी आ गई उस टाइम पे, सारा ऐसा लग रहा था हमारे लिए हो रहा है सारा। हाँ, लाइट चली गई थी कुछ स्कूल्स में, कुछ कॉलेजेस में। मैं तो फ्रंट पे बैठी थी ना, तो वहाँ लाइट आ रही थी, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने अपने आप को काम किया। मैंने कहा ठीक है, हो जाए, ठीक है, जितना आ रहा है उतना करो, फिर देख लेंगे। सब कुछ याद आ जाता है घर पे, फैमिली की, हाँ कितना सब लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, क्या बोलेंगे जाके, कैसा दिया है। फिर मैंने काम करके अपने आप को, मैंने बायो का, मैंने कहा ये तो भरो, ये बायो कर चुकी है। तो मैंने उसको अपने आप को काम किया, फिर मैंने वो पूरा किया जितना हुआ। फिर मैंने क्वेश्चन छोड़ना स्टार्ट करा फिजिक्स में। मैंने कहा पीछे से करती हूँ, पीछे वाले हो रहे थे, जितने हो रहे थे ठीक है, नहीं हो रहा है छोड़ो उसको। उस पे अगर हम उस पे अटक गए तो फिर सारा पेपर रह जाता। तो मैंने तो यही किया है कि ठीक है, जितना आ रहा है उतना करती हूँ, देखा जाएगा। हंटर बनने वाली बात याद रही कि हंटर बनना है। स्टूडेंट्स देखो, एग्जाम कंपटीशन का रिलेटिव परफॉर्मेंस जज करता है। मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ कि हंटर बनो, वॉरियर मत बनो एग्जाम में जाके। क्या डिफरेंस होता है? हंटर चोरी छुपे, साम दाम दन भेंट कैसे भी करके तुम्हें वो क्वेश्चन करना है, चाहे वो ऑप्शन एलिमिनेट करके करो, चाहे वो किसी भी तरह से कॉन्सेप्ट लगा के करो। हंटर चोरी छिपे भी शिकार को कर लेता है, और वॉरियर वहां जाके भिड़ जाता है कि नहीं, ये को तो कॉन्सेप्ट मेरा बहुत अच्छा था, इसका सवाल तो होना चाहिए, ये तो मैं करके छोड़ूंगा। अब उसमें तुमने इतना टाइम खा लिया कि जो इजी क्वेश्चंस थे वो छूट जाते हैं। तो महवेश की जो अप्रोच रही कि चलो आगे से नहीं हो रहा है पीछे जाओ, पीछे नहीं हो रहा है बीच में जाओ, जो हो सकते थे इजी पार्ट नहीं छूटना चाहिए, हंटर के तौर पे करो। वहां जाके वॉरियर मत बनना कि तीसरा क्यों नहीं हुआ, पहले तीसरा आया तो पहले तीसरा करेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वॉरियर बना करो बिना एग्जाम के, मॉक में बन लो या फिर जब हम पढ़ाते हैं तब आप वॉरियर बन जाओ, ठीक है। तो हम तो जो बच्चे सोचते थे मैं उसको बोर्ड पे ले आता था, दैट वाज द टाइम। इन क्लास यू आर सपोज टू बी द वॉरियर, बट ड्यूरिंग एग्जाम यू आर सपोज टू बी हंटर, ऑलराइट। तो ये चीज़ रही जो इन्होंने अच्छी कर दी वहाँ पर। आपका कैसे, क्या अनुभव था उस समय एग्जाम का पेपर जब आपने देखा एकदम अलग आ गया? मैंने स्टार्टिंग बायोलॉजी से करी थी। मैं बिल्कुल काम माइंड से गई थी, क्योंकि मैं पहले एग्जाम से पहले थोड़ा एंग्शियस हो गई थी, पर आपने समझाया था तो मैं शांत होके गई थी। तो बायोलॉजी मैंने ठीक ठीक कर दी थी, केमिस्ट्री तक भी मैं काम थी, मैंने ठीक ठीक कर दिया था। थोड़े बहुत सवाल नहीं बने थे, मैंने सर्कल करके छोड़ दिए थे कि मैं जब सेकंड राउंड जब पेपर देखूंगी तब करूंगी। जब फिजिक्स आई, फिजिक्स में स्टार्टिंग के मेरे 2 सवाल बने थे, तीसरे वाले में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था, मैं पूरा पढ़ भी नहीं पा रही थी क्वेश्चन को, क्योंकि वो काफी लंबा था। तो मैंने उसको छोड़ के मैंने 4th क्वेश्चन पे किया, 4th क्वेश्चन भी मुझे नहीं आया। ऐसे करते करते 2-3 क्वेश्चंस हो गए, मैंने स्किप कर दिए। और फिर मैं पैनिक हो गई वहाँ पे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि टेस्ट में ऐसा कभी नहीं होता था कि 3-4 सवाल मैंने लाइन से छोड़ दिए। फिर वहाँ पे फिर मुझे आपकी बात याद आई कि अगर मुझसे नहीं हो रहा तो यानी किसी से नहीं हो रहा है। गुड। फिर मैंने मेरी OMR रह गई थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी पिया और फिर अपनी जो मेरी बायो और केमिस्ट्री की OMR थी मैंने उसको फिल किया। फिर उसके बाद मैंने फिजिक्स स्टार्ट करी और फिर मैंने सिलेक्ट करने शुरू किए कि मुझसे कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा। मैंने वो क्वेश्चन पहले किया जो मुझे लग रहा था कि ये मुझसे बन जाएगा, मैंने वो क्वेश्चन पहले कंप्लीट करके OMR फिल करी। फिर जो क्वेश्चन मेरे रह गए थे मैंने उनको पढ़ा, उनमें से जो मुझे लग रहा था कि मैं कर सकती हूँ मैंने उन क्वेश्चंस पे टाइम दिया, फिर मैंने वो किए और फिर उसकी OMR करी थी। बी द हंटर। हाँ, यही है बच्चों, अब इसको मॉक से ही चालू कर दो, कितने इजी हो सकते हैं। तुम्हें अगर 50 क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा नहीं है कि तुमने टफ क्वेश्चन कर दिए 10, मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा
क्या 10 क्वेश्चन जो टफ वाले थे करके आया है। मगर अगर किसी ने हंटर अप्रोच लगाई कि जो इजी है और वो तुमसे 15 क्वेश्चन कर आया है ना, तो सिलेक्शन किसका होगा? जिसने 15 किए हैं। तो पहले वहां पर वॉरियर नहीं बनना है, जो इजी पार्ट है मैक्सिमम स्कोर मैक्सिमम करना है उस टाइम, वही तुम्हारा मेन एम है कि मैक्सिमम स्कोर कैसे किया जाए। जो टफ क्वेश्चन है घर आके वॉरियर बन जाना, पर वहां जाके मत अटक जाना। ये मॉक से करना शुरू कर दो, अब लास्ट मोमेंट चल रहा है तुम लोगों का, ठीक है। तो जैसा इन्होंने बताया कि और हाँ, जैसी वो एंजाइटी का अटैक हो, बाई चांस इस बार कुछ नया आ जाए, तो एंजाइटी का अटैक हो, पानी पियो, ब्रेक करो उस एंजाइटी के फ्लो को। जैसे इन लोगों ने OMR भरा, OMR भरने में इन्होंने अपने उसको, जो एंजाइटी का अटैक चल रहा था ना इनके ऊपर, जो थॉट्स का वो चल रहा था, उसको इन्होंने ब्रेक किया है, ठीक है। तो उस तरह से आप लोग अपना काम मत छोड़ना। तुम्हारे लिए टफ है तो सबके लिए टफ है। ओके स्टूडेंट्स, तो और कुछ शेयर करना है बच्चों आपको लास्ट, अगर बच्चों को बोलना है तो? ये कहना चाहूंगी कि अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है तो इसका मतलब है आपके पास एजुकेटर अच्छा है फिजिक्स Okay. का, ठीक है ना। और मेरे लिए वो नितिन सर है, उन्होंने मेरी फिजिक्स की नहीं है। थैंक यू महेश, तेरे को अभी कोल्ड कॉफी पिलाएंगे, ठीक है। तो कुछ कहना है सर? अगर मुझे ये लगता है कि अगर आप फिजिक्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, इट मीन्स आपको टीचर काफ़ी अच्छा मिला है। और सर वो मेरे लिए वो रोल आपका है सर। थैंक यू स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, पेरेंट भी अगर देख रहे हो इसको, बायो चूज जनरली बच्चे वो करते हैं जिनका मैथ्स हल्का वीक रहता है ना। और अगर मैं ऑफलाइन बच्चों के बीच एक अपनी पहचान बना पाया हूँ या रिजल्ट दे पाता हूँ, उसकी वजह पता है क्या है? मैं इनकी मैथ्स पे काम करता हूँ। अब आप मैथ छोड़ के गए थे बायो लेके नीट में, आज से 15 साल पहले सिलेक्शन हो जाते थे, मगर स्टूडेंट्स अब जब इतने बच्चे आ रहे हैं तो आपका केमिस्ट्री बच्चे लगभग एक जैसा करते हैं, बायो भी एक जैसा कर देते हैं। रैंक कैसे डिसाइड होती है, सिलेक्शन कैसे डिसाइड? फिजिक्स से। और फिजिक्स में क्या है सबसे ज्यादा पैनिक क्या चीज करती है आपको? कैलकुलस। आपसे डिफरेंशिएशन, कहाँ डिफरेंशिएशन करना है, कहाँ इंटीग्रेशन करना है, नीट के बच्चों को ये दिक्कत है। तो सबसे पहले वो जो बेसिक मैथ वाला टॉपिक है ना, उसको बहुत मन लगा के पढ़ो। जो बच्चे 11th में हैं या ड्रॉप लेंगे तो वो लोग भी ध्यान दें कि बेसिक मैथ वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ो। कहाँ ग्राफ कैसे बनाना है, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी है, लॉग कैसे इस्तेमाल करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलस। तो नीट के बच्चे अपना उस पर पहले ध्यान दें, क्योंकि तुम वो शॉर्टकट नहीं है बच्चों, तुम गलतियां करोगे, इसीलिए तुम पहले उस मैथमेटिकल पार्ट को अच्छे से करो, ठीक है। जैसे आपने मैथमेटिकल पार्ट किया तो जैसा मैंने बताया आपको कि 500 तक केमिस्ट्री, बायो और थोड़ी बहुत फिजिक्स करके लोग पहुंच जाते हैं। 500 से 550 पहुंचने में बहुत मेहनत लगती है, उतनी ही मेहनत लगती है जितने 500 में लगी थी। क्यों? क्योंकि अब वो मैथ का वो वाला पार्ट आ गया। तो 550 से 600 पहुंचने में और भी ज्यादा मेहनत लगती है। क्यों? क्योंकि अब वो मैथ के साथ साथ फिजिक्स के एनालिटिकल कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन होने लग गए। 550 से 600 तक पहुंचने में या 600 से 625 पहुंचने में अब आपके और भी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल, जो वो बता रही है कि लैंग्वेज में छुपे हुए थे बहुत सारे डेटा, तो 500 तक एक बार को पहुंच जाता है स्कोर। लेकिन उसके बाद आपको एनालिटिकल वे में आना होता है। तो आप देखोगे कि कई ड्रॉप लोगों के 500 पे लगते जाते हैं। तो पेरेंट को, बच्चों को लगता है कि 500 आ गया एक एफर्ट में, 550 तो लाने हैं, 50 और लाने हैं, तो इस बार तो हम चूक गए। लेकिन वो 50 नंबर वो एनालिटिकल पार्ट के हैं, मोस्टली वो फिजिक्स के हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट्स आप लोग फिजिक्स पे बहुत ध्यान दें, 11th से ही ध्यान दें, शुरुआत से ही मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट पे भागना मत, वरना वो पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। ऑलराइट, तो ठीक है स्टूडेंट्स। अब बाकी सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, रेस्पेक्टेबल हैं, और मैं तो ये मानता हूँ कि मैं भी बस, मुझे सबसे जो फेवरेट लगा सारे कामों में वो पढ़ाना ही लगा, है ना। तो अगर आपको फिजिक्स अच्छे से पढ़नी है और थोड़ा मेरे अंदाज में आपको एनालिटिकल वे समझ में आता है, तो आप मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स भी देख सकते हैं, या फिर आप मुझे ऑफलाइन अलीगढ़ में भी अप्रोच कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारा डिटेल दे दूंगा। तो स्टूडेंट्स, एक और कंसर्न है बच्चों का कि लास्ट टाइम पे हम पढ़ाई कैसे करें, रिवीजन कैसे करें। तो स्टूडेंट्स, लास्ट मोमेंट पे आप लोग वाइट पेपर पे लाइन खींच के बॉक्सेस बना लो और उसमें डे वाइज लिखो कि आज फॉर एग्जांपल 45 डे है, 44 डे है, और उनको कट करते जाओ। 45 डे में आपने क्या क्या पढ़ा उसको लिख दो, उसको कट करते जाओ, फिर 44 का लिख दो, फिर रात को सोने जा रहे हो उसको कट कर दो, ठीक है। और स्टूडेंट्स, मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। हम पहले इन दोनों से पूछते हैं कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी लास्ट के 1.5 महीने में, और फिर मैं अपने इनपुट दूंगा।
तो महवेश आप बताओ कि आपने कैसे उसको लास्ट मोमेंट पे अपनी स्टडी को मेंटेन किया? तो सर जहाँ तक रिवीजन की बात है, तो रिवीजन के लिए जो आपने सबसे स्टार्टिंग में जो हमने ज्वाइन किया था, तब आपने बताया था कि 1 पेज पे आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं, सिर्फ उसमें फॉर्मूला लिखना है, जो आप क्लास में बताते हैं इंपॉर्टेंट है, वो हम क्लास के साथ ही बना लेते थे। घर पे जाके आपने बताया था ना, एक पहले दिन आपने हमें ब्रीफ कर दिया था, तो वो हमने सारे फॉर्मूला शीट बना लिए थे, उसको रिवाइज करना है हमें, क्योंकि फॉर्मूला नहीं याद होगा तो हम क्वेश्चन लगा ही नहीं पाएंगे। कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड हो जाते हैं, 8 लास्ट तक आते हो पढ़ते, फॉर्मूला रिवाइज करो, और मेन है कि आप अपने मॉक टेस्ट लगाओ, जितने ज्यादा लगा सकते हो वेल एंड गुड। सबसे मतलब वही हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है, और मतलब ये एक वो है कि हमें ऑफलाइन को लगाना चाहिए, ताकि हम प्रेशर वहाँ पे हमें आता है कैसे हैंडल करें हम। हाँ, ऑफलाइन टेस्ट देना चाहिए। ऑनलाइन तो हमसे हो जाता है, हाँ कर लेंगे लेकिन ऑफलाइन में अलग ही बात आती है। और सर, और लास्ट टाइम पे जो आपने हमसे स्टार क्वेश्चन आपने हमें पहले ही दिए थे क्लास में, वो जिसमें आपने सारा कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन के अंदर दे दिया था, तो वो क्वेश्चन बहुत हमें हेल्पफुल थे, वो हमने लास्ट में लगाए थे। बिल्कुल, वो हमारे लिए गेम चेंजर थे, आप ऐसा समझ लीजिए। बिल्कुल। बच्चों, एक तो आपको शॉर्ट नोट्स जो आप ही को समझ में आए, है ना, चाहे वो हिंदी में लिख दो, उर्दू में लिखो, इंग्लिश में लिखो, कैसे भी लिखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप रिवीजन के लिए बच्चों बस ऐसे लॉन्ग नोट्स को लेकर ऐसे पन्ने मत पलटो, आप जैसी पहले हेडिंग पढ़ो और उसके बाद फिर उसको रिकॉल करो कि अच्छा इनर्शियल फ्रेम ये था, इसमें ये हुआ, वो हुआ, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऐसे था, और इसके बाद तो अपनी खुद की है ना, देखो हमारा ब्रेन है ना बिल्कुल कंप्यूटर की तरह मेमोरी प्लेस करता है बॉक्सेस में। तो तुम बस अपना आंख बंद करो, एक टॉपिक का नाम पढ़ो, जो तुम्हें याद आ रहा है पहले वो, और उसको लिख लो। अगर लिख सकते हो तो लिख के करोगे, और नहीं लिखने का मन है तो एटलीस्ट बस बैठ जाओ, और उसके बाद कि अच्छा इसमें ये था, फिर ये था, फिर ये था। इस तरह से आपको, इवन तुम MBBS में हो तब भी तुम्हें ऐसी पढ़नी है पढ़ाई। तो एक चीज़ पढ़ी, उसके बाद फिर जितना उसके बारे में अपनी एनालिटिक, अच्छा ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो ऐसा होगा, इस तरह से सोचते, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें अच्छा डॉक्टर तभी बन पाओगे जब एक कॉम्प्लेक्स केस आएगा और उसके बाद फिर तुम उसके बारे में सोचोगे कि अच्छा इसमें ऐसे होगा। तो वो तुम्हारी जो तर्क करने की क्षमता है ना अपने साथ साथ, उसे डेवलप करते जाओ, और फिर उसके बाद जो आइडिया और लोग कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे, शायद तुम नई तरीके से सॉल्व करोगे, और वहीं से डॉक्टर महवेश, डॉक्टर तनीषा का नाम हो जाएगा कि अब ये इनसे सॉल्व नहीं हो रहा, उनके पास चलो। तो एनालिटिकल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। आजकल रील का और उसका ज़माना आ गया है, हमारा दिमाग हम चलाते ही नहीं है, बस उसको स्क्रॉल करते जा रहे हैं, सामने वाले ने क्या कंटेंट, तो इसीलिए हमारी जो एनालिटिकल पावर है ना वो बहुत कम होती जा रही है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, आप लोग रिवीजन चाहे आप अब लास्ट टाइम पे करो या कभी भी करो, आप ऐसे पन्ने मत पलटा करो, पहले रिकॉल किया करो, अच्छा ये ऐसे था ऐसे, और तुम देखोगे क्या पावरफुल एसेट है हमारे पास हमारा ब्रेन, सब कुछ रिकॉल हो जाता है। पन्ने पलटने से बोरिंग लगता है, उठ के भाग जाओगे कहीं ना कहीं, क्योंकि पन्ने पलटने से इजी लगेगा, रील देख लें। रील देखने तो शुरुआत में जाओगे कि फलाने सर के नोट्स देख लेते हैं, शॉर्ट देख लें, ठीक है भाई मैं भी ऑनलाइन आ रहा हूँ, मजबूरी है, लेकिन तुम इस तरह से भी पढ़ो। मैं तुम्हें ये ऑफलाइन वाला बताता रहूँगा कि कैसे चलना है आप लोगों को। तो आप लोग रिवीजन ऐसे करो, मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट में रिकॉल करो, ऐसे फॉरन मत देखो कि बस इसमें क्या कॉन्सेप्ट था, रिकॉल करो क्या था। उसके बाद फिर थोड़ा सा एक हेड, अच्छा ये ऐसे था, तो अपने एनालिटिक, क्योंकि वही पावर एक्चुअली तुम्हारी यूज होगी ड्यूरिंग द एग्जाम। ऑलराइट, और जो आपके स्टार मार्क क्वेश्चंस हैं, जो आपको लगता था कि ये बहुत अच्छे हैं, या एरर जिसमें हुई थी आपकी मॉक में लगाते लगाते कि ये एरर हो गई इस वाले, तो वो एरर दोबारा ना हो, तो उसकी भी अलग कॉपी मेंटेन करनी है आप लोगों को। तो उनको बार बार देखते रहो आप लोग। स्टार क्वेश्चन कि भाई बहुत अच्छा है, एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें आपने कर ली, ठीक है, उसी में आपने करंट निकाला, उसमें वोल्टेज निकाला, उसमें आपने AC DC है ना उसकी वैल्यूज़ निकाल दी, आपने फ्रीक्वेंसी निकाल दी, इम्पिडेंस निकाल दिया। तो इस तरह से भी कुछ क्वेश्चंस को बना के रखो कि एक सवाल में आपके 15 सवाल कवर हो रहे हों, तो उनको स्टार मार्क जो आपने बनाए हो उनको, उन क्वेश्चंस को रिवाइज करो, ठीक है, एरर बुक चेक करो, अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, और रिवीजन कैसे करना है वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम की अप्रोच है। बेटा आपने कैसे किया तनीषा? सर मैं नून टाइम में 2 PM to 5 PM मॉक टेस्ट देती थी, तो हमारी बॉडी हैबिट भी मेंटेन रहती थी कि हम सोएंगे नहीं, और हमारा माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगा उस टाइम पे। बिल्कुल, यस, बायोलॉजिकल क्लॉक, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट याद दिला दिया कि 2 बजे से 5 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा। उस टाइम अपने बॉडी को 1.5 महीने पहले से ही आपको सेट कर देना है कि तुम सुबह खाओ, सो, आई डोंट केयर, पर भाई 12 बजे नहा के अपना 2 बजे मॉक ज़रूर लगाओ। 2 बजे से 5 बजे तक तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे इतना एक्टिव हो जाएगा, एनालिटिकल जो थिंकिंग है आपकी सबकॉन्शियसली ब्रेन को पता लगेगा कि भाई 2 बजे से 5 बजे तक ये सोचता है, इस तरह से सोचता है, इसको सपोर्ट करना है। तो 2 बजे से 5 बजे तक मॉक में आप लोग उस बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट कर दो, ताकि जिस दिन तुम वहाँ जाओगे उस दिन तुम्हारा मैक्सिमम आउटपुट निकल के आए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मॉक इस तरह से लगाने हैं आपको, टाइमिंग भी ध्यान रखनी है, और तो कुछ रह नहीं गया।
टेस्ट का एनालिसिस। टेस्ट का एनालिसिस कैसे करते थे आप? सर 2 से 5 हम मॉक टेस्ट लगाते थे, उसके बाद आंसर की से चेक करते थे, और जो गलत क्वेश्चन होते थे उसमें मैं ये सोचती थी कि किस वजह से गलत गए हैं मेरे टॉपिक में, या तो ये टॉपिक वीक है, या फिर ये मैंने स्पीड में मैंने जल्दबाजी कर दी, या फिर मैंने OMR में गलत कर दिया। मैंने ये गलती भी करी थी कि मैंने क्वेश्चन पेपर में ठीक सॉल्व कर दिया, लेकिन जल्दबाजी में OMR में गलत ऑप्शन फिल कर दिया। ये भी गलती लास्ट मोमेंट पे, ये 1.5 महीने में 2-3 बार ऐसा हुआ था मेरे साथ। और जो टॉपिक वीक होता था उसको दोबारा देखती थी, और फिर मैं रात में ये सोच लेती थी कि मुझे अगले दिन मुझे ये टॉपिक कवर करना है, और फिर उसके बाद दोपहर में मुझे टेस्ट देना है। वेरी गुड। यस स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ एरर का भी चार्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्चुअल एरर हुई है, स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी कंप्रोमाइज हुई है ना, या क्या रीजन रहा है, ठीक है, टाइप ऑफ एरर, और कहाँ मैं उसको कर सकता। तो बच्चों, जब आप इस तरह से एरर की एनालिसिस करते हो ना, तुम्हें बोरिंग लगेगा उस टाइम कि हो गया नहीं। तुम उस टाइम जब एनालिसिस करते हो ना एरर की, तो तुम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हो कि कहीं ये गलती ना हो जाए। तो अगले मॉक में तुम देखोगे रिलेटिवली तुम्हारा ब्रेन उस गलती को कम करता है, और कम करते करते मॉक का फायदा ये होगा कि उस दिन आप अपनी बेस्ट पोजीशन में होगे जिस दिन आप रियल एग्जाम को फेस करने जाओगे। तो टाइप ऑफ एरर की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा इन्होंने बताया। यही है ना? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स अब 15 मिनट में क्या बताएं आपको, ठीक है? तो नितिन सर से जुड़ो, और भी बहुत बढ़िया टीचर है, मुझसे भी जुड़ लो, ठीक है? तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, सी यू, थैंक यू सो मच।